तो फिल्म की शुरुआत में हम कुछ बच्चों को द लेजेंड ऑफ ब्रह्म राक्षस नाम की किताब पढ़ते देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि इस किताब में लिखी गई कहानी कमरट्टू गांव की है, ठीक वैसी ही जैसी रंगी तरंगा की कहानी कमरट्टू गांव की थी। तो ये कहानी उस समय सेट है जब पेट्रोल की कीमत 6 रुपए लीटर और डीजल की कीमत 3 रुपए लीटर हुआ करती थी। पहले सीन में हम एक लेडी और एक बच्ची को कार में देखते हैं जहां ये बच्ची जोकर का मास्क लगाए हुए थी और ये दोनों कमरट्टू जाने वाली सड़क पे कार में आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में इनके कार से कुछ जानवर टकरा जाता है और ऐसे में लेडी कार को रोक कर नीचे उतरती है। वहां पास ही के एक पेड़ पर ये लेडी एक बच्ची का मृत शरीर पेड़ से टंगा देखती है और ऐसे में वो अपने कार में वापस आती है। बट टू हर डिसअपॉइंटमेंट अब तक इस लेडी की बच्ची भी कार से गायब हो चुकी थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एक फैमिली पे फोकस करता है जो कि शहर से कमरट्टू गांव आए थे और यहाँ वो पकरू नाम के इंसान के खटारे टैक्सी में थे। इस परिवार में माता पिता के अलावा 2 ट्विन भाई बहन थे जिनका नाम पन्ना और मुन्ना था। ये लोग अपने फैमिली फ्रेंड जनार्दन गंभीर जी के यहाँ रुकने आते हैं जो कि इस गांव के सबसे बड़े आदमी थे। जनार्दन गंभीर की वाइफ का नाम शक्कू था और उनका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम एकनाथ गंभीर था। अब यहाँ मैं गंभीर को गंभीर बोल रहा हूँ क्योंकि मूवी में ऐसा ही बोला गया है, तो मैनेज करो। एनीवेज, अब पन्ना और मुन्ना के डैड कहते हैं कि वो गांव एक्चुअली पन्ना की शादी करवाने आए हैं और वो ये काम अपने पुराने अबैंडन्ड कमरट्टू घर में करना चाहते हैं। ये बात सुनकर जनार्दन जी भड़क जाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से वो घर हॉन्टेड है जहां ब्रह्म राक्षस का शाप है। ऐसे में एकनाथ जी कहते हैं कि वो लोग कमरट्टू घर में जा सकते हैं, बस जाने से पहले वहां एक पूजा करवा दी जाए। नाउ एट दिस पॉइंट हमें जनार्दन गंभीर जी के बारे में एक बात पता चलती है। दरअसल 28 साल पहले उनका बेटा संजू भूतस्थाना या फिर भूतनाथ मंदिर से दैवा के गहनों को चुरा लिया था और तब से इनके घर पे मानो शाप लग गया है। संजू उसी दिन घर छोड़ के भाग गया और फिलहाल वो लंदन में है। साथ ही गांव में कई बच्चे मृत पाए जाने लग गए जो कि लोगों के हिसाब से ब्रह्म राक्षस का काम है। सक्कू जी 28 वर्षों से अपने बेटे संजू की राह देख रही थी और फाइनली उन्हें संजू का खत मिलता है जहां वो लिखा था कि वो घर आने वाला है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सक्कू जी को कैंसर था एंड ही वांटेड टू मीट हिज मॉम। एक और बात यह कि पन्ना की अरेंज मैरिज हो रही थी जो कि बचपन में ही फिक्स कर दी गई थी। सो इट्स नीडलेस टू से कि पन्ना का इसमें कोई से नहीं था। तो अब जब आप लोग इस फैमिली के डायनामिक्स को समझ गए हैं तो मैं आपको एक दो और कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो टैक्सी ड्राइवर पकड़ू जिसके 10 बच्चे थे एंड 11th वाज ऑन द वे। एंड देन गांव के स्कूल का हेडमास्टर कम पीटी टीचर लॉरेंस पिंटो जिसे साइकिल चलाना तो आता था लेकिन ब्रेक लगाना नहीं आता था। खैर, इसके बाद हम संजू को देखते हैं जो कि 28 साल बाद गांव आता है और यहाँ उसकी मुलाकात पकड़ू और पीटी मास्टर पिंटो से होती है। पकड़ू संजू को घर तक लेकर आता है लेकिन फिलहाल घर पे कोई नहीं था क्योंकि सभी लोग भूता कोला देखने गए हुए थे। अब भूता कोला क्या है ये मैं कभी अपने घोस्ट स्टोर सीरीज में अच्छे से कवर करूंगा। फिलहाल आप समझ लो कि यहाँ एक परफॉर्मेंस होता है और कहा जाता है कि परफॉर्म करने वाले के ऊपर दैवा आ जाते हैं। कर्नाटका के तुलुनाडु में यानी कि वो उडुपी मैंगलोर वाला एरिया, वहां पे दैवा को स्पिरिट की तरह माना जाता है जिनकी पूजा लोग करते हैं ताकि दैवा गांव की रक्षा करे और सबको सुखी रखे। अगर इन स्पिरिट को यानी कि दैवा को आप गुस्सा दिलाते हैं तो उसका परिणाम बुरा हो सकता है। एनीवेज, भूता कोला के वक्त एक बूढ़ी औरत अजीब तरह से चिल्लाती है और वो सभी को वार्न करती है कि अब खून की नदियां बहने वाली है। वहीं संजू शॉर्टकट रास्ते से कमरट्टू घर तक पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात पन्ना से होती है। नाउ पन्ना बीइंग ए मॉडर्न गर्ल, वो ब्रह्म राक्षस के मिथ पे कहानी लिख रही थी और यहाँ इस सीन में हम समझ पाते हैं कि पन्ना और संजू एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। एनीवेज, ये लोग कमरट्टू घर के कुएं के पास जाते हैं जहां उन्हें गांव के इंस्पेक्टर की लाश टंगी हुई मिलती है और इस लाश का सर कटा हुआ था। तो ऐसे में पूरा गांव यहाँ एकत्रित होता है और जनार्दन जी कहते हैं कि ये काम ब्रह्म राक्षस का है और कमरट्टू घर शापित है। इस पॉइंट पे जनार्दन जी ये भी कहते हैं कि उनका बेटा संजू घर में अब भी अलाउड नहीं होगा क्योंकि 28 साल पहले उसने जो पाप किया था उसका भुगतान आज भी गांव के लोग कर रहे हैं। अब ये बात सुनकर सक्कू जी एकदम उदास हो जाती है लेकिन संजू उनसे यानी कि अपनी माँ से घर के बाहर से ही मिल लेता है। ना अब क्योंकि गांव का इंस्पेक्टर मारा गया था तो यहाँ एक दूसरा इंस्पेक्टर आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारे विक्रांत रोना सर थे। जी हाँ, वो एक छोटे जहाज से अपनी जीप गांव तक लाता है और जहाज पे वो स्मगलर्स की कुटाई भी करता है। जीप में रोना सर के साथ उनकी बेटी भी थी जिसका नाम गुड्डी था। तो कमरट्टू जाते वक्त इनके जीप की टायर फट जाती है जिसके बाद रोना अपनी बेटी को पीठ पे बिठाकर अपने रेसिडेंस तक पैदल जाते हैं। पैदल जाते वक्त वो जंगल में अजीब लोगों को देखते हैं विच वाज स्कैरी। तो अगले दिन से ही रोना एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ के इंस्पेक्टर और बच्चों के मौत की छानबीन करनी थी। वो जनार्दन जी के परिवार से मिलते हैं, उन्हें थोड़ा डराते भी हैं। साथ ही हमें यहाँ पता चलता है कि रोना के वाइफ का नाम रेनू था। रोना कमरट्टू घर के कुएं की छानबीन करने जाते हैं जहां उन्हें कुएं के अंदर से पुराने इंस्पेक्टर का वॉलेट मिलता है। इस वॉलेट में एक 1 रुपीज का नोट था जिसपे एक नंबर और कुछ टेक्स्ट्स लिखे हुए थे।
यहाँ रोना की मुलाकात संजू और पकड़ू से भी होती है और रोना ये भी समझ जाते हैं कि संजू और पन्ना एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद रोना उस स्पॉट पे जंगल में जाते हैं जहां उनकी जीप की टायर पंचर हुई थी और वहां वो बताते हैं कि उस रात उन्हें 2 आवाजें आई थी, एक गोली चलने की और एक टायर फटने की, यानी कि कोई तो उनके टायर पे शूट किया था। अब हैरानी की बात यह थी कि इस जगह के आसपास रोना को पुराने इंस्पेक्टर का जूता और नेम टैग मिलता है, विच मेंट कि इंस्पेक्टर को मारा इस जंगल में गया था, जस्ट दैट उनकी लाश को कमरट्टू घर के कुएं में टांग दिया गया था। यहाँ रोना सर पे कुछ लोग अटैक भी करते हैं जिससे वो ऑब्वियसली बच जाते हैं, लेकिन वो उन लोगों को पकड़ नहीं पाते। थोड़ी देर बाद उन्हें यहाँ आसपास एक और बच्ची की मृत शरीर पेड़ से लटकी मिलती है और इस लड़की का हाफ फेस पेंटेड था। साथ ही वहां एक नोट था जिस पे लिखा था गड़ 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 गग्गड़ जड़बा पीड़ा नलकुड़ी नित्तर पड़वा, जो कि तुलु पोएम का एक लाइन है। इट मींस कि जब गग्गड़ा की जोड़ आवाज आएगी तो फिर से खून का त्योहार आएगा। अब जिन्हें गग्गड़ा नहीं पता उन्हें बता दूं कि वो बड़े वाले घुंघरू होते हैं एकदम मोटे मोटे से, जो कि काफी तेज आवाज करते हैं। वेल उसे कर्नाटका में गग्गड़ा बोला जाता है एंड यूजुअली इसे भूता कोला के वक्त परफॉर्मर्स पहनते हैं। खैर कमिंग बैक टू स्टोरी, रोना इस बच्ची के बारे में पता करने पीटी मास्टर लॉरेंस पिंटो के पास जाते हैं, जो बताते हैं कि इस बच्ची का नाम वात्सल्य था, जो कि काफी होनहार थी। बट इट्स सैड कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इस इंसिडेंट को मिलाकर अब तक 16 बच्चे गांव में मारे जा चुके थे। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होकर पन्ना पे फोकस करता है, जिसे रात में किसी की आवाज आती है। वो कमरट्टू घर के एक कमरे में जाती है जहां उसे वही बूढ़ी औरत दिखती है जो कि एक बॉक्स की तरफ पॉइंट कर रही थी। इस बॉक्स को खोलने पे पन्ना को पुराने वाले इंस्पेक्टर का कटा सर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगले दिन ये बात सबको पता लगती है और सभी फौरन कमरट्टू घर खाली करके जनार्दन जी के घर में शिफ्ट होते हैं। यहाँ पन्ना को पता लगता है कि जिस बूढ़ी औरत को उसने पिछली रात देखा था वो वही औरत है जो कि भूता कोला के वक्त चिल्लाने लगी थी, और इस औरत का नाम देयू है। देयू के बेटे का नाम निट्टोनी था, जो कि 28 साल पहले भूतस्थाना या फिर भूतनाथ मंदिर की रखवाली करता था। बट देन 28 साल पहले कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से निट्टोनी का पूरा परिवार मारा गया और तब से देयू स्टेबल नहीं रही, साथ ही मंदिर भी बंद हुआ और गांव में ये उल्टी सीधी घटनाएं होने लग गई। खैर दूसरी तरफ रोना गांव में चल रहे स्मगलिंग के बारे में पता करते हैं, जहां उन्हें पता लगता है कि ये पूरा धंधा कोई मूसा नाम का आदमी चलाता है। रोना कमरट्टू चेक पोस्ट के गार्ड बालू से मिलते हैं एंड देन वो मूसा को पकड़ के उसे धमकाते हैं। इसके परिणाम अनुसार अगले ही दिन बालू के साथ साथ एक और चेक पोस्ट गार्ड की लाश पुलिस को मिलती है एंड इट वॉज क्लियर कि ये काम मूसा और उसके आदमी नहीं करा था। इनफैक्ट फिल्म में जब रोना सर पे एक और अटैक हुआ था ना जंगल के अंदर, वो काम भी मूसा के आदमियों का ही था। अब इस पॉइंट पे हम फिल्म में रकेल या फिर रारा रकमा से भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जिस कैरेक्टर को जैकलीन ने प्ले करा है, लेकिन इसका वैसा कोई कहानी में सिग्निफिकेंस नहीं है। आई मीन हाँ, वही मूसा के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है, बट स्टिल ये बस ग्लैमर पार्ट है, तो मैं इस पूरे पार्ट को स्किप कर रहा हूँ। आप यूट्यूब पे जाकर डांस वीडियो देख लेना। नाउ अब कहानी में कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है। पहली ये कि रोना अब इस केस की तह तक जाने के लिए कमरट्टू घर में ही अपनी बेटी के साथ रहने लगे थे, और दूसरी ये कि संजू और पन्ना सॉन्ग वगैरह से और करीब आ गए थे। ये सब के बाद घर लौटते वक्त पन्ना और मुन्ना जंगल में किसी को आग के पास नाचते देखते हैं और वो सोचते हैं कि वही ब्रह्म राक्षस था। वहां पास में ही ये लोग एक पुलिस कांस्टेबल को भी देखते हैं, जिससे उन्हें कांस्टेबल पे ही शक होता है। ऐसे में पन्ना अगले दिन संजू के साथ रोना सर के घर जाती है और यहाँ उन्हें घर के अंदर एक कमरा मिलता है जिसमें सभी मारे गए बच्चों की तस्वीर थी, साथ ही न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स थे एंड देन संजू और पन्ना की भी तस्वीर टंगी थी। ये सब देखकर पन्ना को याद आता है कि कल रात जब उसने किसी को जंगल में नाचते देखा था तो वो इंसान आग पे अपना हाथ रखा था और आज रोना सर के हाथ में पट्टी थी, यानी कि कातिल विक्रांत रोना भी हो सकता है। और इसके ठीक बाद ये दोनों रोना को फेस पेंट लगाकर अपने घर में ही परफॉर्म करते देखते हैं। आई मीन नॉट उनका घर जहां वो स्टे कर रहे थे, कमरट्टू का घर। और यहीं पे फिल्म का इंटरवल आता है। तो इंटरवल के बाद पन्ना गांव के एक एल्डर से निट्टोनी की कहानी पता करने जाती है और यहाँ काफी कुछ पता चलता है। तो दरअसल 28 साल पहले निट्टोनी अपने परिवार के साथ कमरट्टू गांव में रहता था और वो भूतस्थाना मंदिर की देखभाल करता था। परिवार में निट्टोनी की पत्नी गुड़बी, उसका बेटा माधव, छोटा बेटा राघव, एक नवजात छोटी बेटी और माँ देयू थी। इनका परिवार काफी गरीब था और ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो ऐसे में गांव के नए हेडमास्टर जानकी राम निट्टोनी से अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने कहते हैं। अब माधव और राघव जब स्कूल जाते हैं तो वहां बड़े घर के बच्चे इन्हें काफी बुली करते हैं। तो एक रात संजू, जो कि जनार्दन गंभीर का बेटा था और उस वक्त काफी छोटा था, वो बुरी संगत में आकर भूतस्थाना मंदिर से गहने चुरा लेता है। ऐसे में गांव के बड़े परिवार वाले यानी कि जनार्दन गंभीर और पन्ना मुन्ना के पापा की जो फैमिली थी ना, वो लोग चोरी का इल्जाम निट्टोनी पे लगा देते हैं और वो निट्टोनी के परिवार वालों को ना सिर्फ मारते पीटते हैं बल्कि उनका घर भी जला देते हैं।
ऐसे में माधव और राघव अपनी छोटी बहन को लेकर वहां से भागते हैं, लेकिन रास्ते में उनके स्कूल मेट्स उन पे हमला कर देते हैं क्योंकि वो लोग ऐसे ही उनको बुली किया करते थे। ये बुलीज माधव के दांत निकाल लेते हैं और राघव उनसे बचने के लिए कमरट्टू घर के कुएं में अपनी बहन को सेफली उतारने की कोशिश करता है रस्सी की मदद से, लेकिन ये लोग राघव पे भी अटैक कर देते हैं जिससे उसकी न्यू बॉर्न बहन उसी कुएं में डूब जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब इस पूरे घटना से निट्टोनी इतना परेशान होता है और उसकी इतनी बदनामी हो गई थी कि वो अपने साथ साथ पूरे परिवार को मार लेता है। यानी कि निट्टोनी, उसकी बेबी, उसके दोनों बेटे खुद को मार लेते हैं और साथ ही वो शाप देता है कि जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनका वंश खत्म हो जाएगा। बचती है तो सिर्फ देयू, जो कि आज भी कमरट्टू घर के आसपास भटकती रहती है और अब वो मेंटली स्टेबल प्रतीत नहीं होती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विक्रांत रोना स्मगलर से लड़ता है और वो मूसा को पकड़ लेता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि पुराने इंस्पेक्टर को और चेक पोस्ट गार्ड बालू को मूसा ही मारा था और वो ये सब इस तरह से प्लान करके किया ताकि सभी को लगे कि ये ब्रह्म राक्षस का काम है। साथ ही जंगल में वो परफॉर्मर को पे करके डांस वगैरह करने कहता था ताकि लोगों को लगे कि ब्रह्म राक्षस रियल है, लेकिन उसने कभी भी किसी बच्चे को नहीं मारा। ऐसे में रोना उसे पेड़ से बांधकर उसका फेस पेंट करता है और अगले सीन में मूसा को हम मृत देखते हैं। अब यहाँ से व्यूअर हमें लगता है कि मूसा को रोना नहीं मारा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है जो कि हम आगे जानेंगे। तो यहाँ से रोना पीटी मास्टर लॉरेंस पिंटो से मिलने जाता है क्योंकि उसके स्कूल के पीछे वाले जमीन पे ही स्मगलर्स अपना गोडाउन में माल रखते थे, लेकिन पीटर मास्टर कहता है कि ये स्कूल और गोडाउन को गंभीर फैमिली ओन करती है। यहाँ से रोना संजू के पास जाकर उसे मारने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि संजू एक्चुअली में संजू है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, संजू के सामान में रोना को ओरिजिनल संजू की अस्थियां मिलती हैं और ऐसे में ये बंदा बताता है कि वो संजू का रूममेट था। दरअसल संजू हमेशा अपने गांव की और अपनी माँ की बात करता था और वो अपनी माँ से मिलने भी आ रहा था क्योंकि ऑब्वियसली उसकी माँ को कैंसर था, लेकिन आते वक्त उसका एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी मौत हो गई। ऐसे में ये अननेम्ड बंदा जो कि संजू का रूममेट था वो संजू बन के गाँव आ गया और वो ये सब कुछ लोगों को बताना चाहता था, लेकिन उसे कभी मौका ही नहीं मिल पाया। अब इस सब कन्फेशन के टाइम जनार्दन गंभीर सब सुन लेते हैं और उन्हें पता पड़ जाता है कि उनका बेटा संजू अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वो इस बंदे को ही अपना बेटा संजू मानते हैं और उसे अपने घर में लाते हैं। संजू की मां को नहीं बताया जाता कि उनका बेटा नहीं रहा क्योंकि वो इसे ही संजू मान चुकी थी और ऐसे भी 28 साल में शकल कौन ही पहचान पाएगा। तो बेसिकली नाउ वी कैन से कि अब ये बंदा सच में सबके लिए संजू बन गया था। एनीवेज मूविंग ऑन, उस रात रोना जब अपने घर में होते हैं तो उन पे अटैक होता है और वो अपने अटैकर को फॉलो करते हैं जिससे उन्हें काफी कुछ क्लियर होता है। तो अगली सुबह वो जनार्दन गंभीर के घर जाते हैं और वो कहते हैं कि इस पूरे स्मगलिंग के केस में मूसा का एक पार्टनर भी था। जी हाँ, उस रात जब रोना ने मूसा को पकड़ा था तो वो उसे पेड़ से बांधकर सूसू करने गए थे, लेकिन जब वो लौटे तो मूसा मर चुका था। यानी कि मूसा को रोना ने नहीं बल्कि मूसा के पार्टनर ने मारा ताकि मूसा अपना मुंह ना खोल दे और वही पार्टनर रोना पे भी अटैक किया। रही बात की रोना अपने घर पे पेंट लगाकर परफॉर्म क्यों कर रहे थे, तो वेल वो क्रिमिनल पर्सपेक्टिव समझने के लिए ऐसा कर रहे थे। मूसा का पार्टनर एक्चुअली गंभीर फैमिली में ही और इस बात का पता पुराने इंस्पेक्टर को लग गया था, इसीलिए उसने 1 रुपीज नोट पे मूसा का गाड़ी नंबर और नंबर 1 के बगल में नाथ लिखा था। जी हाँ दोस्तों, एक नाथ गंभीर जो कि जनार्दन गंभीर का भाई था, वो इस स्मगलिंग के धंधे में था और वो भी बड़े लोगों के कत्ल में शामिल था। ऐसे में रोना एक नाथ को पकड़ लेता है और स्मगलिंग वाली गुत्थी तो पूरी तरह सुलझ जाती है, लेकिन यहाँ अब भी ये गुत्थी नहीं सुलझी थी कि बच्चों को गांव में कौन मार रहा है। अब इस पॉइंट पे स्टोरी में एक और सब प्लॉट चलती है जहां पन्ना की जिससे शादी होने वाली थी वो बंदा आ गया था और उसका नाम राकेश था और उसकी सगाई एक ही दिन में होने वाली थी क्योंकि उसके बाद अगले 6 महीना तक कोई बढ़िया मुहूर्त नहीं था ना। राकेश को देखकर संजू काफी जलने लगता है और दुखी भी होता है और यहाँ पन्ना उसे दिलासा दिलाती है कि वो अपने फैमिली से इस बारे में बात करेगी एंड वो राकेश को किसी तरह रिजेक्ट करने की कोशिश करेगी। एनीवेज यहाँ से रोना पूरा फोकस बच्चों के कातिल को पकड़ने में लगाते हैं और पन्ना वगैरह की मदद से वो समझ पाते हैं कि निट्टोनी परिवार ने जब खुद को मार लिया था तो लोगों को सिर्फ 4 लाशें मिली थी। जी हाँ, निट्टोनी की, उसकी बीवी की, उसके छोटे बेटे की और नवजात शिशु की, लेकिन निट्टोनी के बड़े बेटे माधव की लाश किसी को नहीं मिली। तो इट वॉज क्वाइट क्लियर कि माधव मरा ही नहीं था और गांव में बच्चों को माधव ही मार रहा था, क्योंकि देखा जाए तो गांव में सिर्फ वही बच्चे मरे थे जिसका परिवार निट्टोनी पे ब्लेम डालने में था या उसके फैमिली को बुली करने में जुड़ा हुआ था, यानी कि उस स्कूल में पढ़ता था। अब बस पता ये लगाना था कि माधव आखिर है कौन। दूसरी तरफ पन्ना और मुन्ना को घर में देयू काफी डराती है और वो लोग किडनैप भी हो जाते हैं क्योंकि वो भी उस परिवार के बच्चे थे जो कि निट्टोनी के फैमिली को सताए थे ना। रोना और पकड़ू अपनी बेटी गुड्डी के साथ पीटी मास्टर लॉरेंस पिंटो से मिलने जाते हैं टू आस्क अबाउट जानकी राम और वहां घर में लगे पेंटिंग्स और पिंटो के नकली दांत देखकर वो समझ जाते हैं कि पिंटो और कोई नहीं बल्कि माधव है
लेकिन इससे पहले वो रिएक्ट करते पिंटो यहाँ से भागकर भूतस्थाना मंदिर जा चुका था। यहाँ एक और चीज जिससे वो क्लियर हो जाते हैं कि पिंटो ही माधव है, वो था पिंटो के चेस्ट पे एक टैटू जो कि माधव के चेस्ट पे भी बचपन में हुआ करता था। तो ऐसे में पखरू रोना और उनकी बेटी को पानी के रास्ते मंदिर तक पहुंचा देता है क्योंकि सपोजिटली माधव वही भूतस्थाना में होगा। अब यहाँ मंदिर में गुड्डी काफी डरने लगती है और विक्रांत रोना वहां उन बच्चों के नाम को लिखा देखते हैं जो अब तक मारे गए थे। गुड्डी बहुत ज्यादा डरने लगती है और इस पॉइंट पे हमें रोना की बैक स्टोरी बताई जाती है। तो कुछ हफ्तों पहले ही रोना की बीवी और बच्ची कोई शादी अटेंड करने कमरट्टू गांव आए थे और वहां उनका एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में रोना की बीवी रेनू कोमा में चली गई और उनकी बेटी गुड्डी गायब हो गई थी। दरअसल ये मूवी का पहला सीन है जहां एक औरत और मास्क पहनी बच्ची एक साथ थे जहां बच्ची गायब हुई थी। इट मींस कि वो दोनों रोना के ही फैमिली वाले थे, इनफैक्ट रोना की बीवी और बच्ची। रोना अभी तक अपनी बेटी गुड्डी से जो बात कर रहा था वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती ही नहीं। जी हाँ, ये रोना के मन की उपज थी और वो अपने आप से ही अपनी बेटी गुड्डी को मानकर बात कर रहा था। और फैक्ट तो ये है कि गुड्डी को तो माधव ने मार डाला है। इस पॉइंट पे गुड्डी हवा में गायब हो जाती है और एक कमरे में रोना को गुड्डी की लाश फेस पेंटेड मिलती है, साथ ही उसका ड्रेस और मास्क वहां मिलता है। विक्रांत रोना इसे देखकर काफी उदास और इमोशनल होते हैं क्योंकि कमरट्टू जाने से पहले गुड्डी उन्हें भी साथ चलने को कही थी, लेकिन वो अपने काम की वजह से नहीं गए थे और उसका परिणाम ये हुआ कि आज उनके पास उनकी बेटी नहीं है और बीवी कोमा में है। नाउ आई नो यहाँ आप क्या सोच रहे होंगे, वेल माधव ने तो उन्हीं लोगों के बेटियों को मारा ना जो लोग उसे सताए थे, तो विक्रांत रोना की बेटी को क्यों मारा? तो मैं आपको बता दूं कि हम जान पाते हैं कि 28 साल पहले रोना भी इसी स्कूल में पढ़ने आया था, सिर्फ 3-4 महीनों के लिए ही। और भले ही वो माधव और राघव को बुली नहीं किया, लेकिन वो उन्हें बुली होता हुआ देखता था और उन्हें बचाया भी नहीं। इसी वजह से माधव ने गुड्डी को भी मार डाला ताकि सभी पेरेंट्स फील कर सके कि उनके घर में जब बच्चे मरते हैं तो कैसा फील होता है। इस पॉइंट पे माधव खुद को फुल गेटअप के साथ रिवील करता है और यहाँ देयु भी उसका इस सब में साथ दे रही थी। रोना माधव से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इस पॉइंट पे आता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। यस, हम संजू को भी माधव जैसे गेटअप में देखते हैं और माधव उसे राघव यानी कि अपना भाई कह के बुलाता है। जी हाँ दोस्तों, ये नकली संजू का कोई दोस्त भी नहीं था, बल्कि राघव था जो कि आज तक हाइडिंग में था और वो अपने भाई माधव की बच्चों को मारने में मदद करता था। दरअसल 28 साल पहले जब माधव और राघव की बहन मारी गई तो ये दोनों वही कुएं के पास रो रहे थे और तभी संजू गहने लेकर वहां आता है। गुस्से में राघव संजू को वहीं मार डालता है एंड देन उसकी लाश को कुएं में फेंक देता है। सब समझते हैं कि वो राघव की लाश थी क्योंकि ऑब्वियसली लाश को पहचाना नहीं जा सका और उनकी बॉडी बिल्ड भी सेम थी। और संजू के लिए कहानी बना दी जाती है कि वो गांव छोड़ के भाग गया एंड देन वो यहाँ था वहां था और फिलहाल लंदन में है। इनफैक्ट मुझे लगता है संजू की तरफ से लेटर भी राघव ही लिख के भेजता था। तो ये दोनों भाई देयु के साथ मिलकर रोना पे अटैक करते हैं और साथ ही ये लोग मुन्ना और पन्ना को मारने वाले थे। पन्ना का तो शौक से हाल खराब था क्योंकि जिसे वो प्यार करती थी वही सीरियल किलर निकला। यहाँ तगड़ा फाइट सीन होता है जिसके एंड में रोना माधव को लटका के मार डालते हैं और राघव को जख्मी हालत में गहरे कुएं में फॉल में फेंक देते हैं, यानी वी कैन से कि वो भी मारा गया होगा। वो मुन्ना और पन्ना को बचा लेते हैं और यहाँ अंत तक संजू की माँ को नहीं बताया जाता कि उनका बेटा तो 28 साल पहले ही मर चुका है। उन्हें बस ये बोला जाता है कि जो संजू बन के आया था वो उनका बेटा नहीं था। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रोना को अपनी बेटी की मौत का बदला और क्लोजर दोनों मिल चुका था, जिसके बाद वो अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब ये पूरी कहानी एक्चुअली में पन्ना अपनी किताब में लिखती है, जिस किताब का नाम था द लेजेंड ऑफ ब्रह्म राक्षस, और इसी किताब को बच्चे फिल्म के स्टार्टिंग सीन में पढ़ रहे थे। दोस्तों ये शो दरअसल जेनी नामक एक लड़की के अराउंड रिवॉल्व करती है जो एक डायरेक्टर होती है और वो अपने प्रोडक्शन टीम के साथ डार्क टेल्स नामक एक शो बनाती थी जो एक नामी चैनल पे टेलीकास्ट होता था। इस शो में जेनी और उसकी टीम लोगों के द्वारा एक्सपीरियंस किए गए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को एक कहानी के माध्यम से दिखाते थे, लेकिन ज्यादातर कहानी सच्ची नहीं होती थी। जेनी इन कहानियों को फिक्शनलाइज करके यानी इन कहानियों में मिर्च मसाला डाल के पेश करती थी ताकि शो की टीआरपी बढ़ते रहे, एंड एज वी ऑल नो टीआरपी बढ़ने से कमाई भी बढ़ी जाएगी। जेनी का कहानियों को फिक्शनलाइज करना शो के राइटर कनन को ठीक नहीं लगता था और शो के सेकंड एपिसोड में जब जेनी ये दिखाती है कि एक औरत को एक घोस्ट सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है तब पब्लिक भी इस शो का विरोध करती है। बात इतनी बिगड़ जाती है कि शो के सारे स्पॉन्सर्स पीछे हट जाते हैं और चैनल का हेड राम शो को बंद कर देता है। हम व्यूअर शो में शेखर नाम के एक बंदे से भी मिलते हैं जो जेनी के क्रू का एक मेंबर था और हमें पता चलता है कि बचपन में शेखर की ओर स्पिरिट्स यानी कि आत्माएं वगैरह अट्रैक्ट होती थी और इसी से शेखर को बचाने के लिए शेखर के पिता उसे एक अभिमंत्रित ताबीज पहनाया करते थे।
एक बार जेनी जब शेखर से मिलने आई होती है तो वो सोते हुए शेखर को हवा में फ्लोट करता देख लेती है और उसी इंसिडेंट से इंस्पायर होकर वो एक नया शो का कॉन्सेप्ट अपनी टीम के सामने रखती है, जिसमें वो सभी एक लाइव टेलीकास्ट करेंगे और घोस्ट्स को टीवी पर दिखाएंगे। जेनी के क्रू की एक मेंबर सलमा एक हॉन्टेड घर ढूंढ निकालती है जहां जेनी पहला टेलीकास्ट करना चाहती थी। अब जेनी ये प्लान चैनल हेड के पास लेकर जाती है और प्लान अप्रूव हो जाता है। जेनी और उसका क्रू उस हॉन्टेड घर तक पहुंचते हैं जहां एक औरत सेन बागम और उसके 2 बच्चे ओविया और श्री रहते थे। सेन बागम जेनी को बताती है कि उसके हस्बैंड देश के बाहर काम करते हैं और ये घर उन्हें बहुत सस्ते में मिला था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चला कि ये घर हॉन्टेड है। जी हाँ दोस्तों, उस घर में आने के बाद श्री पे भी बुरा प्रभाव पड़ा था और वो किसी के चेहरे को याद नहीं रख पाता था। इतना ही नहीं, किसी भी नए आदमी से मिलकर वो घबरा जाता था, जिसके कारण उसे स्कूल भेजना बंद कर दिया गया था। सेन बागम जब भी अपने बच्चों को लेकर घर छोड़कर जाने की कोशिश करती थी तो घर को हॉन्ट करने वाला घोस्ट उन्हें वहां से जाने नहीं देता था। खैर, शूटिंग करने के लिए शेन बागम प्रोडक्शन टीम से पैसे मांगती है और चैनल का हेड राम उस घर को खरीद लेता है, क्योंकि उसे इतना बड़ा घर बहुत सस्ते में मिल रहा था और वो वहां पर अपार्टमेंट्स बनाने का प्लान भी कर रहा था। जेनी अपने क्रू को उस घर में सेट करती है और वो बैकअप प्लान के तौर पे 2 एक्टर्स भी हायर करती है, ताकि अगर उन्हें भूत वगैरह नहीं मिला तो वो इन एक्टर्स को यूज करके नकली भूत दिखाएंगे। शूटिंग की शुरुआत ठीक ठाक होती है और रेटिंग्स भी अच्छे आ रहे थे, लेकिन जब एक्टर घोस्ट बनकर स्क्रीन पर आता है तो अचानक से वो हवा में फ्लोट करने लगता है। उसका सर 360 डिग्रीज घूम जाता है और वो जमीन पे गिरकर मारा जाता है। जब जेनी और उसका क्रू घर से भागने की कोशिश करते हैं तो सारे एग्जिट्स लॉक हो जाते हैं और वो सभी घर में ट्रैप हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वो भूत शेन बागम को खींचकर एक रूम में ले जाता है और शेन बागम के बच्चे उनके पीछे पीछे रूम में चले जाते हैं, जहां वो भूत उन्हें लॉक कर देता है। यहाँ चोट लगने के कारण शेन बागम भी बेहोश हो जाती है। इसके बाद जेनी और उसका क्रू अलग होकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं और उनकी मुश्किल और भी बढ़ जाती है, क्योंकि घर में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गया था, जो कि शायद भूत नहीं किया था। और तो और, जब भी कोई घर से जाने की बात करता था तो वो भूत किसी न किसी को पजेस करके दूसरों को मारने की कोशिश करता था, जिससे लोगों को काफी चोट वगैरह आती है। जेनी और उसके क्रू ने अपने फोन्स बाहर रखे थे जहां उनका वैन था और जहां से शो टेलीकास्ट हो रहा था, और क्योंकि उनके फोन्स बाहर थे तो वो वैन में अपने क्रू से या फिर चैनल से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। शो की प्रोड्यूसर वोल्गा, जो वैन में थी, वो चैनल को कांटेक्ट करती है और स्टूडियो से पुलिस तक फोन कॉल जाता है। पुलिस जेनी और उसके क्रू को निकालने आती तो है, पर भूत ने घर के सारे एग्जिट पर इलेक्ट्रिक करंट लगाया हुआ था, जिसके कारण बाहर से कुछ भी अंदर नहीं आ सकता था, न ही बाहर से ज्यादा कुछ किया जा सकता था। पर बाद में पुलिस का हेड ये रियलाइज करता है कि भूत तभी लोगों को पजेस करके अटैक करता है जब वो लोग उस घर से बाहर जाने की बात करते थे। इसी बीच जेनी शेन बागम का फोन ढूंढ लेती है और उसके क्रू के एक मेंबर का पावर बैंक भी उसे मिल जाता है, जिसके बाद वो वैन में बैठे उसके क्रू को कॉल करती है। पुलिस का हेड यहाँ जेनी से बात करता है और कहता है कि जेनी को भूत को ये कन्विंस करना होगा कि वो और उसके क्रू वहां से बाहर चले जाएंगे, पर घर के रेसिडेंट्स वहां से नहीं जाएंगे। मीनवाइल, कमरा में जहां शेन बागम उसके बच्चे होते हैं, वहां शेन बागम को होश आता है और वो वहां से जाने की बात करती है। अचानक उसकी बेटी ओविया पजेस हो जाती है और वो शेन बागम को मारने की कोशिश करती है, पर तभी कमरे के बाहर जेनी आ जाती है और वो भूत को कन्विंस कर लेती है कि वो और उसका क्रू वहां से चले जाएंगे। भूत जेनी की बातों को सच मान लेता है और घर के डोर्स खोल देता है, पर शेखर मौका देखकर श्री को लेकर घर से भाग जाने की कोशिश करता है और भूत ये सब देखकर फिर से घर को लॉक कर देता है। अब भूत सबको पजेस कर लेता है और उन्हें चोट पहुंचाता है। इनफैक्ट वो शेन बागम को पजेस करके मार देता है, लेकिन भूत शेखर को पजेस नहीं कर पाता, क्योंकि शेखर के हाथ में वो ताबीज था। जब शेखर ये बात समझ जाता है तो वो ताबीज को निकाल देता है और भूत उसे पजेस कर लेता है। वो अब अपनी गर्लफ्रेंड कलाई पे अटैक करता है, पर जब शेखर रियलाइज करता है कि वो क्या कर रहा है तो वो सबसे कहता है कि वो वहां से भाग जाएं। यहाँ हमें ये भी मालूम पड़ता है कि जब पहली बार जेनी उस घर में आई थी तो उसने एक अदृश्य शक्ति को श्री के साथ बॉल खेलते हुए देखा था। अब जब भूत श्री के साथ बॉल खेलना चाहता है तो शेखर भूत को ट्रिक कर देता है और श्री को कमरे के बाहर भेज देता है, जिसके बाद जेनी डोर को बंद कर देती है। वो भूत जिसने शेखर को पजेस किया था वो उस कमरे में ट्रैप हो जाता है और फिर वो उस रूम के छत से बाहर निकलने की कोशिश करता है। शेखर की बॉडी में वो भूत छत तक पहुंचता है एंड देन भूत निकल जाता है, यानी कि वहां से गिरकर शेखर की मौत हो जाती है। तभी घर के सारे एग्जिट खुल जाते हैं और जेनी, उसका क्रू और शेन बागम के बच्चे घर से बाहर निकल पाते हैं।
यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि उस भूत के बैक स्टोरी के बारे में होता है। असल में कुछ साल पहले उस घर में चिन्ना नामक एक आदमी अपनी माँ के साथ रहता था और चिन्ना की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी, जिसके चलते वो बच्चों जैसा बिहेव करता था। पास के लोग चिन्ना को उनके बच्चों के साथ खेलने नहीं देते थे और चिन्ना बहुत अकेला महसूस करता था। एक दिन चिन्ना की अपनी माँ से बहस होने के बाद अचानक उसकी माँ चल बसती है, पर चिन्ना ये समझ ही नहीं पाता कि उन्हें क्या हुआ है। चिन्ना उन्हें जगाने की कोशिश करता रहता है और एक दिन वो बाहर पड़ोस के बच्चों को खेलता देखता है। चिन्ना घर के छत से बाहर निकलकर रूफ तक पहुंचता है और वो वहां से गिर जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। पड़ोसियों को चिन्ना की बॉडी बाद में मिलती है और वो लोग घर के अंदर जाकर उसके माँ की बॉडी को भी पाते हैं जो सड़ रहा होता है। अब इस इंसिडेंट के 5 साल बाद शेन बागम और उसके हस्बैंड ने ये घर खरीद लिया था और घर में आते ही श्री ने चिन्ना के बॉल को उठाया था। चिन्ना की स्पिरिट जो उस घर में ही थी वो श्री को देख लेता है और वो श्री के साथ खेलना चाहता है, लेकिन चिन्ना को देखने के बाद श्री इतना घबरा जाता है कि वो किसी भी नए आदमी को देखकर रोने लगता था। खैर, अब क्योंकि चिन्ना के स्पिरिट को श्री के रूप में एक दोस्त मिल गया था तो वो शेन बागम को उस घर से जाने नहीं देना चाहता था। तो ये फ्लैशबैक खत्म होता है और इसके बाद हम जेनी को देखते हैं जो कूर्ग में होती है और उसने ओविया और श्री को अपने पास रखा था। श्री खेलने के लिए जाता है और वो जेनी से कहता है कि वो शेखर के साथ खेलने जा रहा है। तभी हम शेखर के स्पिरिट को मैटेरियलाइज करते देखते हैं। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम मूवी की सेंट्रल कैरेक्टर काली से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने हाथ में एक रोज लिए होती है और यहाँ वो एक एक पेटल को तोड़कर डू इट डोंट डू इट कर रही थी, जस्ट लाइक शी लव्स मी नॉट जो लोग करते हैं। इसके बाद हम ओपनिंग क्रेडिट्स में कुछ एनिमेशन देखते हैं जो कि मूवी में ही आगे आने वाले कैरेक्टर्स पे बेस्ड है। खैर, ओपनिंग क्रेडिट्स के बाद हम राधा नाम की कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स को अपने लवर से मिलवाने लाई थी। राधा अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो जिससे प्यार करती है उसका नाम कृष है, वो काफी अमीर है, वो समझदार भी है और उसी क्लास एंड कास्ट से बिलोंग करता है जैसा कि राधा के पेरेंट्स को चाहिए था। ये सुनकर राधा के पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से राधा ने सही पार्टनर चूज किया है। लेकिन जैसे ही कृष की एंट्री होती है उसे देखकर राधा के पेरेंट्स एकदम शॉक में रह जाते हैं क्योंकि दरअसल कृष कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। इस पॉइंट पे राधा के पेरेंट्स को ये मजाक लगता है और वो बोलते हैं कि तुमने तो कहा था कि उसका नाम कृष है, जिस पे राधा बताती है कि यही कृष है और असल में कृष का पूरा नाम कृष्णवेणी है। ये सब देखकर राधा के पेरेंट्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि आखिर वो एक लड़की से प्यार कैसे कर सकती है। राधा के पेरेंट्स उसकी एक नहीं सुनते और यहाँ से चलने के लिए कहते हैं। नाउ फाइनली राधा एक ऐसा सच रिवील करती है जिसके बाद राधा के पेरेंट्स शॉक्ड रह जाते हैं। राधा अपने बचपन में सेक्सुअल वायलेंस का शिकार होती आई थी। उसके ट्यूशन टीचर, उसके डैड के कुछ फ्रेंड्स, यहाँ तक कि राधा के अपने फैमिली मेंबर्स तक ने उसके साथ फिजिकल अब्यूज किया था। फैमिली प्रेशर और डर के मारे राधा ने आज तक अपना मुंह नहीं खोला था, जिसके बाद उसे लड़कों से नफरत होने लगी। ऐसे में क्रिस जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है, उसने राधा का सेल्फ स्टीम वापस लाने में उसकी हेल्प करी और इसी बीच उन दोनों को प्यार हो गया। ये सब सुनकर राधा के डैड उससे माफी मांगते और वो कहते हैं कि शायद मैं ही डैड की ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा पाया, लेकिन मैं अभी भी तुम लोगों के रिलेशन को समझ नहीं पा रहा। यहाँ ये लोग डिस्कशन कर ही रहे थे कि इसी बीच थोड़े समय के लिए पावर ऑफ हो जाती है। नाउ इसके बाद हम मूवी के थर्ड कैरेक्टर नाला से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि एक जॉब की तलाश में एक रेस्टोरेंट में एज ए शेफ अप्लाई करने आया था। नाला का इंटरव्यू लेने एक रेस्टोरेंट की ओनर चित्रा यहाँ आती है, जो कि नाला को वेज फ्राइड राइस बनाने के लिए कहती है। चित्रा नाला को सब समझाकर यहाँ से जाने लगती है कि तभी नाला चित्रा से यहाँ के वाईफाई का पासवर्ड पूछता है। चित्रा पूछती है कि उसे वाईफाई का क्या काम, जिसपे नाला बताता है कि दरअसल खाना बनाते समय उसे सॉन्ग्स प्ले करने की आदत है, इसीलिए वो पासवर्ड पूछ रहा है। खैर, पासवर्ड बताकर चित्रा यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि नाला को दरअसल खाना बनाने आता ही नहीं था। वो तो बस जॉब पाने के लिए यहाँ आ गया था और वाईफाई का पासवर्ड उसने इसलिए मांगा ताकि वो यूट्यूब से वेज फ्राइड राइस बनाने की रेसिपी कॉपी कर सके। इसके बाद वो वीडियो प्ले करता है और डिश बनाने लगता है। टाइम पूरा हो जाने के बाद चित्रा वापस आती है, जो कि इस डिश को टेस्ट करती है और उसे ये डिश पसंद भी आ जाती है। इसके बाद वो नाला को एक दूसरा ऑर्डर बनाने के लिए देती है और यहाँ से चली जाती है। नाला अब दूसरी डिश बनाने के लिए भी रेडी होता है, लेकिन इस बार वाईफाई कनेक्शन पता नहीं कैसे ब्रेक हो जाता है और नाला बहुत घबराने लगता है। वो भगवान से वाईफाई कनेक्शन कनेक्ट होने की प्रेयर करने लगता है। तभी अचानक नाला को कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। उसे रियलाइज होता है कि सामने टैंक में पड़ी एक गोल्ड फिश उससे बात कर रही थी। नाला गोल्ड फिश को अपनी सारी परेशानी बताता है, जिसके बाद गोल्ड फिश नाला को बताती है कि दरअसल वो इस रेस्टोरेंट में कल से ही है और उसने यहाँ काम करने वाले शेफ को खाना बनाते हुए देखा है, इसीलिए उसे भी कई सारी रेसिपीज पता है। ये बात सुनकर नाला खुश हो जाता है और वो गोल्ड फिश से अपनी डिश के लिए हेल्प मांगता है। बदले में गोल्ड फिश से प्रॉमिस करता है कि अगर उसकी
जॉब इस रेस्टोरेंट में लग गई तो वो उस गोल्ड फिश को खुले समंदर में छोड़ आएगा। ये बात सुनकर गोल्ड फिश नाला की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद नाला अपनी नेक्स्ट डिश भी प्रिपेयर कर लेता है। लाइक बिफोर समय खत्म होने के बाद चित्रा यहाँ आती है और वो डिश को टेस्ट करती है। चित्रा को ये डिश इतनी पसंद आती है कि वो नाला को 2-3 और डिश के ऑर्डर देकर यहाँ से चली जाती है। नाउ यहाँ रेस्टोरेंट में एक इन्वेस्टर आता है और चित्रा को एक डिश का ऑर्डर देता है जो कि अगर उसे पसंद आ गया तो वो उसके रेस्टोरेंट को फंड करेगा। चित्रा नाला को ये डिश बनाने के लिए बोलकर यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद नाला अपने काम पे लग जाता है। गोल्ड फिश एक एक करके आइटम बताती रहती है और वो उसी हिसाब से डिश बनाता रहता है। इस डिश को बनाने के आइटम्स में एक आइटम सैल्मन भी था, जो कि अनफॉर्चुनेटली फ्रिज में था ही नहीं ना। दरअसल सैल्मन एक फिश होती है और बिना इस फिश के ये डिश बन ही नहीं सकती थी। नाला सोच में पड़ जाता है कि तभी अचानक वो गोल्ड फिश की तरफ देखने लगता है, विच मीन्स कि वो सालमन की कमी गोल्ड फिश से पूरी करने वाला था। यहाँ से सीन कट होकर काली पे शिफ्ट होता है, जो कि रेस्टोरेंट के वॉशरूम में अपनी गन लेकर एंटर करती है और उसे देखकर ये क्लियर था कि वो किसी को मारने वाली है और साथ ही दूसरी तरफ वो ऐसा करने से डर भी रही है। तो इस सब के बाद हम अपने चौथे कैरेक्टर शिवा से मिलते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट है। शिवा एक टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक आदमी यहाँ आता है और उसे डांटने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि शिवा साइंटिस्ट होने के साथ साथ इस लाइब्रेरी का वॉचमैन भी था। वो आदमी उसे डांट इसलिए रहा था क्योंकि शिवा अपना काम छोड़कर अपने टाइम मशीन में लगा हुआ था। शिवा बाहर निकलता है और वो अपने टाइम मशीन पे काम करते हुए इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि वो अपनी मशीन को वहीं जमीन पे फेंक देता है कि तभी सामने से एक लड़की आती है जो कि यही लाइब्रेरी के अंदर बैठकर अपनी बुक्स पढ़ने लगती है। वो लड़की मॉर्स कोड पढ़ रही थी और शिवा भी उससे मॉर्स कोड में ही बात करने लगता है। उस लड़की से बात करने के बाद शिवा वापस अपने टाइम मशीन पे काम करने लग जाता है कि तभी यहाँ व्हील चेयर में एक पार्वती नाम की ओल्ड लेडी आती है और शिवा से कहती है कि मैं तुमसे बात करने आई हूँ। पार्वती शिवा की टाइम मशीन को देखते हुए कहती है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगले 22 साल बाद तुम इस डिवाइस को पूरा कर लोगे और टाइम ट्रेवल का इन्वेंशन तुम ही करोगे। नाउ इस पॉइंट पे पार्वती शिवा से कहती है कि दरअसल वो उसका ही फ्यूचर है, यानी कि शिवा ही पार्वती है। ये बात सुनकर शिवा सरप्राइज रह जाता है और उसे लगता है कि पार्वती उससे झूठ बोल रही है। शिवा पार्वती से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो एक आदमी है और पार्वती एक औरत। पार्वती फिर उसी बात को रिपीट करती है और कहती है कि मैं फ्यूचर से यहाँ आई हूँ। शिवा उसकी बात नहीं मानता और उसे यकीन दिलाने के लिए पार्वती उसी टाइम मशीन को कुछ ही समय में फिक्स कर देती है, जिसके बाद वो सक्सेसफुली काम करने लग जाता है। शिवा पार्वती से कहते हैं कि मैं मान गया कि तुम फ्यूचर से आई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं फ्यूचर में एक औरत बन जाऊंगा। अब शिवा को यकीन दिलाने के लिए पार्वती अपने हाथ पर एक टैटू दिखाती है, जो कि दरअसल शिवा के हाथ पे भी मौजूद था। पार्वती शिवा को अपने पास्ट में आने का कारण बताती है और शिवा से कहती है कि तुम टाइम मशीन का इन्वेंशन मत करो, क्योंकि टाइम मशीन बनाकर कोई भी फायदा नहीं होगा। यहाँ से सीन कट होकर फिर से काली पे आता है, जो कि वापस अपने टेबल पे बैठ गई थी। यहाँ वेटर काली से पूछता है कि क्या वो किसी का वेट कर रही है, जिसके बाद वो उससे ऑर्डर पूछता है। काली उसे डेथ बाय चॉकलेट नाम के आइटम का ऑर्डर दे देती है, जिसके बाद हम 5वें कैरेक्टर मोक्षा से इंट्रोड्यूस होते हैं। मोक्षा दरअसल में चित्रा की बेटी है और वो इस रेस्टोरेंट में आने वाले हर कस्टमर को कोई ना कोई मैजिक ट्रिक दिखाती है, जिसके बाद वो उन्हें डोनेशन बॉक्स में गौ सेवा के लिए कुछ डोनेशन देने की रिक्वेस्ट करती है। वो इसी तरह अपना एक मैजिक ट्रिक दिखा रही थी कि तभी यहाँ योगी नाम का एक आदमी आता है, जो कि मोक्षा से कहता है कि मैजिक कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो मोक्षा से कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही ग्रेटेस्ट मैजिशियन है और उसका नाम है योगी। इतना कहते हुए योगी एक रुमाल निकालता है, जिसे वो डोनेशन बॉक्स में रखे सभी पैसे गायब कर लेता है। ये देखकर मोक्षा चित्रा को बुलाने लगती है, लेकिन योगी उसे चुप करा देता है और कहता है कि अगर उसने जरा भी आवाज की तो वो उसके सारे दांत गायब कर देगा। ये सुनकर मोक्षा योगी से कहती है कि तुम ग्रेटेस्ट मैजिशियन नहीं हो, ग्रेटेस्ट मैजिशियन तो उस टेबल पे बैठा है, और मोक्षा एक टेबल पे पॉइंट करती है। योगी उस टेबल पर जाता है, लेकिन मैजिशियन इस समय वॉशरूम यूज कर रहा था। तो फिर योगी वॉशरूम के पास जाता है, डोर पे नॉक करता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि 10 या 15 मिनट में मैं बाहर आऊंगा। ये कहने के बाद वो मैजिशियन डोर के नीचे से ही हाथ बाहर निकालकर योगी को कई सारे ट्रिक्स दिखाने लगता है, लेकिन योगी उस मैजिशियन से कहता है कि ये सारे ट्रिक्स वो जानता है, इसीलिए उसे बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। एट लास्ट मैजिशियन योगी को वॉशरूम के अंदर बुलाता है, जहां वॉशरूम के अंदर आने पर योगी देखता है कि यहाँ कोई भी नहीं था। यहाँ से सीन वापस काली पे फोकस करता है, जिसके फोन में एक रिमाइंडर आता है जो कि उसकी मेडिसिन लेने का समय दिखा रहा था, लेकिन काली अपनी मेडिसिन निकालकर डस्टबिन में फेंक देती है। अब इस पॉइंट पे हम अपने छठे कैरेक्टर मीरा से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि एक ड्रग एडिक्ट है। रिसेंटली मीरा ने एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की जॉब ली थी और उसका एक बॉयफ्रेंड शुगर और वो मिलकर एक आदमी का पैसा चुराने का प्लान बना रहे थे। इसी रेस्टोरेंट में एक पेड़ से मीरा को एक लॉकेट मिलता है, जिसे मीरा अपने गले में पहन लेती है।
मीरा अपना ऑर्डर लाने जाती है जहां एक रघुराम नाम का आदमी मीरा को 2 कॉफी लाने के लिए कहता है। तभी शुगर रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है और मीरा को कॉल करके बताता है कि थोड़ी देर बाद ही इस रेस्टोरेंट में एक वेल्दी इन्वेस्टर आने वाला है जिसका पैसा वो लोग चुरा लेंगे। अब यहाँ शायद आपने लिंक कनेक्ट कर लिया होगा कि ये इन्वेस्टर और कोई नहीं बल्कि चित्रा का ही स्पेशल गेस्ट था जिसके लिए नाला वो स्पेशल डिश बना रहा था। तो ऐसे में सीन नाला पे शिफ्ट होता है जहां नाला इस गोल्ड फिश को पानी से बाहर निकालकर मारने वाला था कि तभी वहां एक और आवाज आती है। नाला देखता है कि वहां रखा एक बॉन्साई ट्री बोलने लग गया था। वो ट्री नाला से कहता है कि तुम्हें उस गोल्ड फिश को नहीं मारना चाहिए क्योंकि उसने तुम्हारी बहुत मदद की है। थोड़ी देर बाद चित्रा यहाँ आती है और नाला के सामने 10,000 का एक चेक रखती है और कहती है कि अगर तुमने ये डिश अच्छे से प्रिपेयर कर दिया तो ये चेक तुम्हारा और ये जॉब भी तुम्हारी हो जाएगी। ये देखकर नाला के मन में लालच भर जाता है और वो गोल्ड फिश को मारने का तय कर लेता है। गोल्ड फिश को बाहर निकालकर जैसे ही वो नीचे रखता है नाला उसे तड़पता हुआ देखकर अपने अस्थमा की प्रॉब्लम से रिलेट कर लेता है। ऐसे में नाला डिसाइड करता है कि वो इस गोल्ड फिश को नहीं मारेगा और वो गोल्ड फिश को एक प्लास्टिक बैग में लेकर बाहर निकल जाता है। बाहर आने के बाद वो एक स्वीपर से पूछता है कि क्या आसपास कोई नदी है। अब यहाँ से हम शिवा, पार्वती और उस लड़की को एक साथ बैठे हुए देखते हैं जहाँ पार्वती शिवा को बताती है कि फ्यूचर में शिवा इस पर्शियन लड़की के साथ शादी कर लेगा, बट सिंस शिवा रियलिटी में अंदर से एक औरत है, ये बात जानकर वो लड़की फ्यूचर में शिवा को छोड़कर चली जाएगी और शिवा इसके बाद डिप्रेशन में चला जाएगा। पार्वती शिवा को बताती है कि वो जानती है कि शिवा टाइम मशीन इसलिए बनाना चाहता है ताकि वो अपने पेरेंट्स को मरने से बचा सके, लेकिन टाइम मशीन बनाने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो समय के साथ खेल नहीं सकता। इसके बाद हम वहां योगी को वॉशरूम में देखते हैं जहां वो बंद हो गया था। यहाँ वॉशरूम में योगी को हेलुसिनेशंस वगैरह होने लगते हैं और देखते ही देखते यहाँ वॉशरूम के अंदर एक छोटी सी छिपकली मगरमच्छ में बदल जाती है जिसे देखकर योगी बहुत घबराने लगता है। तभी पावर ऑफ हो जाता है जिसके बाद जैसे ही लाइट वापस आती है योगी जोकर की कॉस्ट्यूम में उसी वॉशरूम में बैठा होता है। योगी बहुत डर जाता है और वो हाथ जोड़कर कहता है कि मैं मान गया कि तुम ग्रेटेस्ट मैजिशियन हो, सो प्लीज मुझे अब यहाँ से जाने दो। ऐसे में योगी जब वॉशरूम से बाहर निकल पाता है तो वो अपने नॉर्मल कपड़ों में ही होता है। इसके बाद योगी मोक्षा के पास जाता है और मोक्षा भगवान कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि यही है ग्रेटेस्ट मैजिशियन। इसे देखकर योगी का घमंड टूट जाता है। नाउ हम मीरा को देखते हैं जो कि उसी कस्टमर के लिए कॉफी ले जा रही थी। तभी वहां एक स्वीपर मीरा से कहता है कि वो 2 कप कॉफी नहीं बल्कि सिर्फ 1 ही कप कॉफी लेकर जाए और एक खाली कप लेकर जाए क्योंकि वो आदमी 1 ही कप कॉफी पिएगा। मीरा ऐसा ही करती है और रघुराम को उसकी कॉफी देती है, जिसके बाद रघुराम मीरा को बताता है कि एक समय पर इस रेस्टोरेंट की जगह रघुराम का घर हुआ करता था और वो रेस्टोरेंट के डिफरेंट लोकेशंस पे पॉइंट करके बताने लगता है कि कौन सा रूम कहाँ हुआ करता था। बातों बातों में रघुराम मीरा से कहता है कि वो दूसरा कप सामने बैठी उसकी वाइफ को दे दे। नाउ जैसे ही मीरा सामने देखती है उसे एक लेडी की घोष दिखाई देती है। मीरा इसे देखकर बहुत डर जाती है, बट देन शी थिंक्स कि मे बी ये सब उसके ड्रग्स के हेलुसिनेशंस की वजह से हो रहा होगा। खैर इसके बाद मीरा रेस्टोरेंट के बेसमेंट में जाकर पावर ऑफ करने के लिए खड़ी हो जाती है क्योंकि प्लान के मुताबिक जब इन्वेस्टर रेस्टोरेंट में आएगा तब मीरा पावर ऑफ कर देगी, जिसके बाद शुगर उस इन्वेस्टर के पैसे लेकर यहाँ से भाग जाएगा। थोड़ी देर बाद शुगर का कॉल आता है, मीरा पावर ऑफ कर देती है। शुगर रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करता है और उस इन्वेस्टर के पैसों से भरा बैग लेकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी पावर ऑन हो जाता है और वो इन्वेस्टर के पैसे लेने में नाकाम हो जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल बेसमेंट में मीरा को कुछ क्रीपी आवाजें आने लग गई थी, जिससे डर कर उसने पावर जल्दी ही ऑन कर दिया था। बेसमेंट में रघुराम की वाइफ की घोष, जिसे मीरा ने थोड़ी देर पहले रघुराम के सामने वाली टेबल पे देखा था, वो यहाँ आ गई थी और मीरा भाग कर ऊपर आती है। यहाँ वो स्वीपर से रघुराम के बारे में पूछती है और वो स्वीपर बताता है कि कई साल पहले इस रेस्टोरेंट की जगह रघुराम का घर हुआ करता था और रघुराम की एक वाइफ भी हुआ करती थी जो कि किसी एक्सीडेंट में पैरालाइज हो गई थी। इस वजह से रघुराम बिजनेस नहीं कर पाता था और धीरे धीरे वो बहुत गरीब और कर्जदार हो गया। और जब एक दिन रघुराम अपने घर पे नहीं था तब कुछ लोगों ने आकर उसके घर को गिरा दिया, जिसमें रघुराम की वाइफ की मौत हो गई। तब से आज तक रघुराम इस रेस्टोरेंट में आता है और इसी तरह 2 कप कॉफी पीता है, एक अपने लिए, एक अपनी मृत पत्नी के लिए। देखते ही देखते मीरा के गले में जो लॉकेट था वो उसे खींच कर बेसमेंट में ले जाता है और दूसरी तरफ चित्रा की बेटी मोक्षा उस इन्वेस्टर के सामने आकर एक मैजिक ट्रिक दिखाने लगती है और इस मौके का फायदा उठाकर शुगर पैसों से भरा बैग लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो फेल हो जाता है। शुगर अपनी गन निकाल लेता है और मोक्षा को बंदी बनाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। क्रिश अपनी टेबल से उठती है और शुगर को समझाने लगती है कि उसे उस बच्ची को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो उस बच्ची के दिमाग पर इस इंसिडेंट का बहुत बुरा असर पड़ेगा। उसे
रिक्वेस्ट करती है कि वो मोक्षा को छोड़ दे और उसका ध्यान भटकाने के लिए योगी एक मैजिक ट्रिक दिखाता है और उसे भटका भी देता है। मौका देखकर योगी और क्रिस शुगर से गन छीनने की कोशिश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली फायरिंग हो जाती है और वो गोली राधा को लग जाती है। ये देखकर शुगर भागने लगता है, बट तभी नाला यहाँ आ जाती है और शुगर को गिरा देती है। राधा की फैमिली के मेंबर राधा को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी शिवा यहाँ आता है और उन पे गन पॉइंट करके उन्हें यहाँ से जाने से मना करता है, सेइंग कि अगर वो लोग इस समय यहाँ से बाहर चले गए तो उसके पेरेंट्स नहीं बच पाएंगे। क्रिस शिवा से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। शिवा कहता है कि दरअसल ये सब टाइम रिलेटेड थियरी है, जहां उसके पेरेंट्स की डेथ राधा के एक्सीडेंट से जुड़ी हुई है और अगर इस समय वो लोग राधा को बाहर ले गए तो उसके पेरेंट्स मारे जाएंगे। अब ऐसे सिचुएशन में क्रिस शिवा को बहुत समझाने लगता है और शिवा मान भी जाता है, लेकिन तभी पार्वती यहाँ जाती है और उन सभी लोगों को डराने धमकाने लगती है। वो बताती है कि मैं इतने सालों से टाइम ट्रेवल करके इसी इंसिडेंट को रोकने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आज तक किसी न किसी वजह से ये लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे इन सब को ही क्यों न मारना पड़े। तभी यहाँ सभी लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं और उसी बेसमेंट से मीरा पजेस्ड होकर बाहर आती है। ठीक इसी के बाद हम सेंट्रल कैरेक्टर काली को देखते हैं, जो कि अपना सर पकड़कर बैठे हुए थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था एज इफ सारी स्टोरीज उसके दिमाग में ही चल रही हैं और वो इसे बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही है। इसी तरह परेशान होने के बाद काली अपने आप को शूट कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम काली की डायरी के पेजेस पलटते हुए देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि बचपन में उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ था और इसी को ही मूवी में मोक्षा की कहानी के जरिए डिपिक्ट किया गया है, जिसके बाद टीनेज में उसे सेम इसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा जिसे राधा की कहानी से डिपिक्ट किया गया है। इसके बाद उसके पेरेंट्स की एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उनके मरने का दर्द काली सह नहीं पाई, जिसके बाद वो अपने पेरेंट्स को वापस लाना चाहती थी और इसीलिए वो कुछ भी कर सकती थी और इसे ही शिवा की कहानी के थ्रू दर्शाया गया है। अपनी नाकाम कोशिशों के बाद काली डिप्रेशन में चली गई और ड्रग्स वगैरह लेने लगी, जिसे मीरा की स्टोरी के थ्रू दर्शाया गया है। यानी कि दरअसल ये सारी कहानियां और ये सारे कैरेक्टर्स काली के ही स्टोरी के डिफरेंट स्टेजेस के डिपिक्शंस हैं और अपने इस फ्रस्ट्रेटेड लाइफ से मुक्ति पाने के लिए ही काली इन सारे कैरेक्टर्स को ही खत्म कर देना चाहती थी। काली के मर जाने के बाद रेस्टोरेंट का वेटर यहाँ आता है और वो देखता है कि काली ने अपने टेबल पर एक ऑर्गन डोनेशन फॉर्म साइन कर रखा था और ठीक उसके ऊपर काली की मेडिकल हिस्ट्री लिखी हुई थी, जहां मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर मेंशन था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अपने लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट ट्रॉमास को फेस करते हुए काली हर बार एक नए कैरेक्टर को जन्म दे रही थी, जो कि उसकी एक न्यू पर्सनालिटी के रूप में उसके साथ ही रहता था। ये बात और भी साफ तब हो जाती है जब हम मूवी के क्लोजिंग सीन में काली को ही हर एक कैरेक्टर के रूप में देखते हैं। काली अपनी लाइफ, अपने पास्ट और अपने हर एक कैरेक्टर का बोझ ढोते हुए परेशान हो गई थी और उसे एमपीडी यानी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया था। आज अपने बर्थडे के दिन काली ने डिसाइड कर लिया था कि वो उन सारे कैरेक्टर्स को खत्म कर देगी और ऐसा करने के लिए उसे काली को भी खत्म करना पड़ेगा, जिसके मरते ही ये सारी कहानियां और ये सारे कैरेक्टर्स खत्म हो जाएंगे। तो फिल्म के शुरुआत में हम एक नाटक का सीन देखते हैं। यहाँ नर्तक एक ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म कर रहा था। ये डांस भावना था, जो कि असम का एक लोकप्रिय फोक डांस होता है, जो मनोरंजन के साथ साथ धार्मिक संदेश भी कन्वे करता है। लेकिन इस उत्सव से दूर हम झाड़ियों में से किसी को इस आदमी पर नजर रखते देखते हैं। हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम महर्णव है। वहीं दूसरी तरफ हम एक घर का नजारा देखते हैं, जहाँ हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं। इस लेडी का नाम मलाया है, जो महर्णव की पत्नी है और इस वक्त वो प्रेग्नेंट भी है। ऐसा लग रहा था कि मलाया पे भी कोई बाहर से नजर रख रहा था। कुछ देर बाद घर की लाइट चली जाती है और मलाया घर के बाहर लालटेन जलाकर बैठ जाती है। मलाया यहाँ काफी दुखी और परेशान लग रही थी। ऐसे में मलाया की मेड इला उससे उसके हाल पूछती है, लेकिन मलाया कुछ नहीं कहती। यहाँ समझ पाते हैं कि मलाया महर्णव के घर से दूर रहने की वजह से काफी अकेलापन महसूस करती है। तो नेक्स्ट सीन में हम अगली सुबह का समय देखते हैं, जब महर्णव घर वापस आता है। वो मलाया को बताता है कि पिछली रात उत्सव में बहुत भीड़ थी, जिसके कारण वो वापस नहीं लौट पाया। बातों बातों में मलाया महर्णव से कहती है कि उसे लगता है कि उन्हें बेटी होने वाली है, लेकिन महर्णव इस बात पे बहुत अपसेट हो जाता है और कहता है कि उसे यकीन है कि उन्हें एक बेटा ही होगा, जो आगे चलकर उनका सहारा बनेगा। अब उस रात सोते हुए मलाया की नींद अचानक ही खुल जाती है और उसे बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। मलाया बाहर देखने जाती है और नोटिस करती है कि किचन में बर्तन अपने आप नीचे गिर गए थे। उसे वहां किसी की मौजूदगी भी महसूस होती है, लेकिन बाहर देखने पर कोई नजर नहीं आता। नेक्स्ट डे महर्णव वापस अपने काम पे चला जाता है और हम मलाया को घर में अकेले देखते हैं। वो अपने कमरे में आराम करती
करने की कोशिश करती है जब उसे बाहर से किसी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। पहले तो मलाया इस आवाज पे ध्यान नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे ये आवाज तेज होने लगती है और मलाया को अपने पेट में काफी दर्द महसूस होता है। उसे किसी के गाने गुनगुनाने की आवाज भी सुनाई देती है, जो सुनकर मलाया बहुत डर जाती है। मलाया को सामने इला दिखाई देती है, जिसके बाल काफी लंबे, डरावने और घने लग रहे थे। ये देख मलाया बिल्कुल शॉक में चली जाती है, लेकिन इला असल में बिल्कुल नॉर्मल थी और वो मलाया को संभालने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम महरनव को देखते हैं, जो भावना के लिए तैयार हो रहा था। परफॉर्म करते हुए महरनव को कुछ अजीब महसूस होता है जब वो दर्शक के बीच एक डरावनी औरत को देखता है। ये औरत लगातार महरनव को घूरे जा रही थी, जिसे देख वो काफी डर जाता है। आगे हम फिर से रात का सीन देखते हैं, जब मलाया घर में अकेली थी। बाहर आंधी तूफान के बीच हम एक अजीब एंटिटी को मलाया के कमरे की तरफ बढ़ते देखते हैं। ये एंटिटी दिखने में फीमेल थी और उसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ था। इसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे और इसके साथ साथ हम कई जुगनुओं को चलते हुए देखते हैं उसके आसपास। मलाया को भी इस आत्मा के आसपास होने का एहसास हो गया था और ये औरत धीरे धीरे मलाया के सामने आ खड़ी होती है। मलाया इससे डरते हुए पूछती है कि उसे क्या चाहिए, जिसपे ये एंटिटी कहती है कि उसे मलाया की कोख में पल रहा बच्चा चाहिए। यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये एंटिटी असल में एक जोखनी है जो मलाया से उसका बच्चा लेने आई है। जोखनी की बात सुनकर मलाया बहुत डर जाती है और साफ मना कर देती है, लेकिन ये एंटिटी कहती है कि मलाया के पेट में कोई बेटा नहीं बल्कि एक बेटी पल रही है। जिस दिन मलाया के पति महरनव को यह बात पता चलेगी कि वो उसे बेटी देने वाली है, उस दिन वो उसी के बच्चे को मार डालेगा। मलाया इस बात को बिल्कुल नहीं मानती और वो कहती है कि उसकी जो आने वाली बच्ची है वो उतनी ही महरनव की होगी जितनी की उसकी है और महरनव अपने खून को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन ये औरत फिर भी नहीं रुकती और कहती है कि उसने खुद अपनी आंखों से महरनव के अंदर का राक्षस देखा है। उसके पति ने खुद मलाया के सपने तोड़ दिए हैं और वो अपनी बेटी के साथ भी ऐसा ही करेगा। वो एंटिटी मलाया पर अपना बच्चा उसे देने का जोर डालने लगती है, लेकिन मलाया इस बात के लिए राजी नहीं होती। तो आगे हम महरनव को देखते हैं, जिसे मलाया की कोख पर किसी के काले डरावने हाथ दिखाई देते हैं। महरनव ये देख बहुत डर जाता है और तब उसे घर के छत पर जोखनी दिखाई देती है। वो अपने हाथ की तरफ देखता है जो अब खून से रंगे हुए थे। दूसरी तरफ हम मलाया को एक तालाब के पास खड़ा देखते हैं, जहां उसके पीछे वो एंटिटी भी खड़ी थी। जोखनी मलाया से कहती है कि उसका महरनव अब वो नहीं रहा जो वो पहले हुआ करता था। उसके अंदर अब एक शैतान बसता है जो मलाया की बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जोखनी ये तक कहती है कि महरनव हमेशा से उसके मां बनने का इंतजार कर रहा था ताकि वो अपना मकसद पूरा कर सके, इसलिए मलाया को अपना बच्चा उसे दे देना चाहिए क्योंकि वो उसे महरनव से बहुत दूर रखेगी। खैर, नेक्स्ट सीन में हम फिर से महरनव को परफॉर्म करते देखते हैं, जहां उसके ऊपर जोखनी की नजर थी। नृत्य के बीच जोखनी महरनव पे हमला कर देती है, जिससे वो काफी चोटिल हो जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और हमें जोखनी का इतिहास बताया जाता है। कहते हैं कि पुराने समय में अश्वत्थामा ने उत्तरा की कोख पर हमला किया था, जिससे क्रोधित होकर भगवान कृष्ण ने उसे शाप दे दिया। इसके बाद उत्तरा ने जोखनी को जन्म दिया, जिसका काम माओ की कोख की रक्षा करना था। हर सदी में किसी न किसी अश्वत्थामा का जन्म होता है और जोखनी हर हाल में उसका सामना करती है और बच्चे की बुराई से रक्षा करती है। प्रेजेंट में हम जोखनी को एक बार फिर से मलाया के साथ देखते हैं और वो मलाया से कहती है कि वक्त बहुत कम है, उसे जल्द से जल्द अपना बच्चा जोखनी को सौंप देना चाहिए वरना कुछ अनर्थ होगा। वो मलाया को लगातार वार्न करती है कि महरनव अब बदल चुका है, उसके अंदर एक शैतान है जो उसके बच्चे को निगल जाएगा। मलाया के पेट में काफी दर्द भी शुरू हो जाता है और वो जोखनी को बच्चा देने से इनकार कर देती है। अब तक महरनव भी घर आ चुका था और उसे मलाया की चीख सुनाई देती है। वो फौरन कमरे का दरवाजा तोड़ देता है और मलाया को बेहोश हालत में पाता है। अब यहाँ से कहानी कुछ महीने आगे पहुंचती है और हम देखते हैं कि मलाया और महरनव अपनी आम जिंदगी में वापस आ चुके हैं। मलाया अपनी बेटी को जन्म दे चुकी है जो इस वक्त बिल्कुल स्वस्थ है। आज मलाया कहीं बाहर जा रही थी और जाने से पहले वो अपनी बच्ची की जिम्मेदारी महरनव और इला को देकर जाती है। मलाया के जाने के बाद हम महरनव को देखते हैं जो अपनी बच्ची को अजीब तरह से देख रहा था। आगे हम रात का सीन देखते हैं जब मलाया वापस आती है। वो देखती है कि उसकी बच्ची सो रही है और महरनव उसके लिए खाना बना रहा है। महरनव मुस्कुराकर मलाया को वेलकम करता है और बताता है कि आज उसने उसके लिए अपने हाथ से खाना बनाया है, कुछ बहुत स्पेशल। वो और मलाया साथ में खाना खाते हैं, देन इंटीमेट होते हैं। अब आधी रात को मलाया को बाहर फिर से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है और वो बाहर देखने जाती है। उसे आंगन में कुछ गिरा हुआ दिखता है और वो उसे चेक करने आगे बढ़ती है। यहाँ का नजारा मलाया को चौंका कर रख देता है। आंगन में किसी बच्चे के कटे हुए अंग पड़े थे और ये देखते ही मलाया दौड़कर अपनी बच्ची को देखने जाती है। बिस्तर पे उसे अपनी बच्ची दिखाई नहीं देती और ये देख मलाया पूरी तरह टूट जाती है। रोते चीखते हुए मलाया महरनव को कन्फ्रंट करती है, लेकिन यहाँ महरनव अपने होश में ही नहीं था। उसने अपने नृत्य के कपड़े पहन रखे
रखे थे और अपने चेहरे पर काला रंग चढ़ा लिया था, मानो वो किसी तरह के ट्रांस में हो और मानो वो ईविल हो। मलाया उसी हालत में घर से बाहर निकलती है और तालाब में कूदकर अपनी जान दे देती है। एंड सीन में हम उस तालाब की जगह एक गहरी नदी को बहता हुआ देखते हैं और एक बूढ़ी औरत दो बच्चों को यह कहानी सुनाती है से इनकी उस दिन के बाद से मलाया के आंसू एक समंदर में तब्दील हो गए, जो आज भी गांव वालों के पोषण वगैरह में काम आते हैं। बच्चे दादी से जोखनी के बारे में पूछते हैं और वो कहती है कि जोखनी आज भी हमारे बीच ही मौजूद है। यहाँ हम एक बार फिर उन्हीं जुगनुओं को उड़ता हुआ देखते हैं जिसे हमने जोखनी के आसपास देखा था, इंडिकेटिंग कि जोखनी आज भी इस गांव में मौजूद है। तो फिल्म की शुरुआत में हम वलेरिया नामक लेडी से मिल पाते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ प्रे करने एक होली प्लेस गई होती है ताकि उसे एक बच्चा हो सके। इसी के ठीक बाद हम एक उजले कपड़ों में किसी औरत को जलते देखते हैं एंड देन फिल्म का टाइटल आता है। यहाँ से कहानी वलेरिया और उसके हस्बैंड राहुल पे आती है जो कि इंटीमेट हो रहे थे ताकि उन्हें बच्चा हो सके। आगे हम जान पाते हैं कि वलेरिया को कारपेंटिंग का बहुत शौक है एंड देन हम वलेरिया को अपना प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेते देखते हैं। वलेरिया रिपोर्ट को ओपन तो नहीं करती, रादर स्मोक करते हुए अपने हस्बैंड के घर आने का इंतजार करती है। अब जब राहुल और वलेरिया साथ में रिपोर्ट को खोलते हैं, उसे चेक करते हैं तो वो पाते हैं कि वलेरिया प्रेग्नेंट थी और इस न्यूज से ये कपल काफी खुश होते हैं। तो कुछ ही दिन बाद मदर्स डे था और उस दिन वलेरिया अपनी माँ के घर जाती है जहाँ वलेरिया की बहन वेरो भी होती है। वेरो के ऑलरेडी 2 बच्चे थे और यहाँ वेरो और वलेरिया की बातों से हम क्लियर समझ पाते हैं कि इन दोनों बहनों में बिल्कुल नहीं बनती। वेरो यहाँ मजाक मजाक में बताती है कि यंग एज में कैसे वलेरिया एक बच्चे को बेबी सिट करते हुए उसे सीढ़ियों से गिरा दी थी और अब वो बच्चा मेंटली थोड़ा स्लो है। दिस वाज अ सटल वे ऑफ सेइंग कि वलेरिया बच्चे वगैरह पालने के लिए सही नहीं है और ये बात वलेरिया को अच्छी नहीं लगती। खैर, माँ के घर से वापस जाते वक्त वलेरिया को रास्ते में एक अजीब सी फेसलेस लेडी दिखती है, जिसके बाद वलेरिया ऑक्टेविया नामक एक लड़की से मिल जाती है। अब यहाँ हमें बताया तो नहीं जाता कि वलेरिया ऑक्टेविया को कैसे जानती है, लेकिन इनके ऑकवर्डनेस से क्लियर था कि वलेरिया और ऑक्टेविया का कुछ तो पास्ट जरूर रहा है। इनफैक्ट ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती हैं। अब उस रात वलेरिया के साथ एक बहुत अजीब चीज होती है। बेसिकली जब वलेरिया बालकनी में होती है तो वो अपने सामने वाले घर पे उसी फेसलेस लेडी को देखती है जो कि अजीब तरह बॉडी क्रैक एंड ट्विस्ट करके छत से कूद जाती है। जी हाँ दोस्तों, उस लेडी के छत से गिरने के कारण उसका हाथ और पैर टूट गया था। स्टिल वो अजीब तरह से रेंगते हुए मूव करती है। इससे वलेरिया डर के राहुल को बुलाती है, लेकिन राहुल को तो नीचे कोई लेडी नहीं दिखती। इस इवेंट के बाद वलेरिया की मानो भूख ही खत्म हो गई थी, जिससे उसका वजन घटने लग गया था और ऐसा होने से उसके पेट में पल रहे बच्चे पे रिस्क था। वलेरिया यूजुअली अपना वक्त कारपेंटिंग करने में ज्यादा बिताती थी, जहां वो बच्चे के लिए झूला बना रही थी, देन बच्चे का पूरा कमरा तैयार कर रही थी। लेकिन अब डॉक्टर का कहना था कि क्योंकि वलेरिया कारपेंटिंग करती है और वहां केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो शायद इसी से वलेरिया की तबीयत बिगड़ रही है। तो हाँ, वलेरिया को अब प्रेगनेंसी के दौरान कारपेंटरी बंद करना होगा। खैर, एक रात वलेरिया को ऐसा फील होता है मानो कोई तो घर का डोर नॉक कर रहा है और जब वलेरिया बाहर जाती है तो उसे कोई नहीं दिखता। ऑल्दो हम व्यूअर्स उसी अजीब फेसलेस वुमेन को रेंगते हुए वलेरिया के घर में घुसते देख लेते हैं और ये बात वलेरिया भी फील कर लेती है क्योंकि वो घर के बाहर लॉक हो गई थी। ऐसे में वलेरिया बेल बजा के राहुल को उठाती है और पूरा घर चेक करती है, लेकिन वलेरिया को कोई भी घर में नहीं मिलता। इस इवेंट के बाद वलेरिया को लगने लग गया था कि यहाँ कुछ तो सुपरनैचुरल जरूर है। ऐसे में वलेरिया अगले दिन अपनी आंट के साथ एक औरत से मिलती है जो कि झाड़ फूक और तंत्र विद्या में माहिर थी। ये औरत वलेरिया को चेक करती है, देन एक अंडा फोड़ के उसके शेप वगैरह को एनालाइज करती है। इन शॉर्ट छोटा सा रिचुअल करके ये औरत बताती है कि वलेरिया का बच्चा तो एकदम ठीक होगा, लेकिन बच्चे पे बुरा साया रहने वाला है, मोस्टली क्योंकि वलेरिया का कुछ डार्क पास्ट है जिसके कारण कुछ तो बुरा होगा। ये लेडी कहती है कि फिलहाल तो सब ओके है, बट जरूरत पड़ने पे उन्हें एक डार्क रिचुअल करना पड़ सकता है सब कुछ ठीक करने के लिए, और वो रिचुअल स्पेसिफिक लोग ही कर सकते हैं, ये लेडी नहीं कर सकती। अब यहाँ गौर करने वाली बात ये थी दोस्तों कि अंडे के अंदर का शेप स्पाइडर जैसा था और वलेरिया को कारपेंटिंग के वक्त भी स्पाइडर दिखा था। खैर, अब आगे के कुछ दिनों में चीजें काफी हद तक नॉर्मल हो जाती है, जहां वलेरिया वेट गेन करने लगी थी, देन वो खुश भी दिख रही थी। इनफैक्ट वलेरिया को यह भी पता लगता है कि उसकी बेटी होने वाली है वगैरह वगैरह। लेकिन एक रात फिर से वलेरिया को नाइट में आता है जहां वही रेंगने वाली फेसलेस लेडी वलेरिया के एक पैर को मोड़ के तोड़ दी थी। इससे वलेरिया झटके खा के उठती है और वलेरिया को वाकई ऐसा लग रहा था कि उसका पैर टूट गया है, ऑल्दो रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और राहुल वलेरिया को समझाता है कि उसे इन सारे ख्यालों से बाहर निकलना होगा।
राहुल बोलता है कि घर में कोई हॉरर लेडी नहीं है जो कि वलेरिया को हंट कर रही है, ये सब बस वलेरिया का वहम है। अब इस घटना से वलेरिया काफी परेशान हो गई थी और नहाते वक्त वो अपना सर पानी में डालती है। एंड दिस वाज अ ट्रांजिशन इनटू पास्ट, जहां अब हम वलेरिया के पास्ट के बारे में जान पाएंगे। तो पास्ट में वलेरिया छोटे कलर्ड हेयर्स रखती थी और वलेरिया के फ्रेंड्स का एक ग्रुप था जो लोग सिर्फ नशा, मौज मस्ती और पार्टी वाली लाइफ जीते थे। उस टाइम वलेरिया की एक गर्लफ्रेंड थी। जी हाँ, वलेरिया मोस्टली बाइसेक्सुअल है और वलेरिया की गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि ऑक्टेविया थी। उस टाइम ही वलेरिया और ऑक्टेविया की बातों से हम समझ पाते हैं कि अपने पेरेंट्स और समाज के प्रेशर में वलेरिया नॉर्मल रास्ता को चुनेगी, मतलब कॉलेज जाना, देन एक लड़के से शादी करना, बच्चा करना वगैरह वगैरह। वहीं ऑक्टेविया तो अपनी पूरी लाइफ सिमिलर वे में काटने वाली थी, मतलब मौज मस्ती में जैसा वो अभी जी रही है। यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहां वलेरिया ऑक्टेविया से मिलने जाती है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इसका मतलब ये कि वलेरिया प्रेग्नेंट होते हुए राहुल को चीट करने लग गई थी। किसके साथ? अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड ऑक्टेविया के साथ। मूविंग ऑन, एक रात वलेरिया अपने पेरेंट्स के घर जाती है क्योंकि घर के सभी लोग एक पार्टी में जा रहे थे, इंक्लूडिंग वेरो। और वलेरिया वेरो के दोनों बच्चों को बेबीसिट करने वाली थी। बेबीसिटिंग के टाइम ये दोनों बच्चे काफी बदमाशी करते हैं और वो वलेरिया को उल्टी सीधी बातें कह के गुस्सा दिला देते हैं। तभी एकदम से वलेरिया को लगता है कि यहाँ वापस वही फेसलेस लेडी आ गई है और ऐसे में वलेरिया जबरदस्ती दोनों बच्चों को ले जाकर एक कमरे में लॉक कर देती है, मतलब खुद के साथ। यहाँ घर के कुत्ते भी जोर से भौंके जा रहे थे और वलेरिया को एक अजीब आकृति भी दिखती है। ऐसे में फाइनली वलेरिया एक इमरजेंसी बटन दबाती है जिससे पड़ोस वालों को खबर लग जाती है कि समथिंग इज रॉन्ग इन दिस हाउस और पड़ोसी लोग घर में आके सबको चेक करते हैं। इनफैक्ट वलेरिया के घर के लोग भी पार्टी से वापस आ गए थे और वो अपने कुत्ते को मृत पाते हैं। अब वलेरिया का कहना था कि कोई तो घर में ब्रेक इन किया है, लेकिन पड़ोसी लोग क्लियरली कह रहे थे कि घर में कोई ब्रेक इन किया ही नहीं है। चेक करने पे भी घर में कोई नहीं मिलता और सबको लगता है कि ये सब वलेरिया का बस एक वहम था। इनफैक्ट कुत्ता जो कि मारा गया था वो भी चोक करके मर गया था अपने आप। अब वेरो को बहुत गुस्सा आ गया था। क्यों? क्योंकि भागा भागी में वलेरिया से वेरो के बच्चों के हाथ छिल गए थे और ऐसे में वेरो वलेरिया पे चिल्लाती है सेइंग कि वो बच्चा संभालने लायक औरत है ही नहीं। ये सब सुन के इनके बीच झगड़ा होता है और वलेरिया यहाँ से निकल लेती है। जाते वक्त वलेरिया की आंट उससे कहती है कि मे बी वलेरिया को वो डार्क रिचुअल करना ही होगा टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग, विच थिंग, जो कि वलेरिया के पीछे पड़ी है। इस घटना के बाद वलेरिया सीधा ऑक्टेविया के पास जाके उसके साथ वापस इंटीमेट होती है। नाउ जब वलेरिया अपने घर जाती है, यानी उसके और राहुल वाले घर पे, तो वो पाती है कि राहुल के पेरेंट्स भी यहाँ आए हुए थे। वलेरिया को अब हर चीज ही परेशान करने लगी थी, जैसे लोगों का बात करना, उनका खाना चबाना वगैरह वगैरह। वलेरिया इतना परेशान होती है कि वो बच्चे वाले कमरे में जाके स्मोक करने लगती है और तभी उसे वही फेसलेस लेडी दिखती है जो कि बच्चे की क्रिब, यानी वो जो झूला होता है ना जो वलेरिया बनाई थी कारपेंटिंग करके, हाँ, तो उसके एक डंडे को तोड़ देती है। वलेरिया डर के चिल्लाती है और उसकी आवाज सुन के राहुल कमरे में आता है। वो देखता है कि बच्चे के झूले में आग लगी हुई थी एंड सभी फौरन आग बुझाते हैं। वलेरिया का कहना था कि ये काम उस फेसलेस लेडी का है, लेकिन राहुल वलेरिया पे भड़कता है, सेइंग कि वो अजीब काम कर रही है, देन अजीब बिहेव भी करती है एंड इन द एंड सब ब्लेम किसी घोस्ट लेडी पे डाल रही है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। राहुल यहाँ ये भी रिवील करता है कि उसे पता है कि वलेरिया ऑक्टेविया से मिल रही है, विच मींस कि कहीं ना कहीं राहुल को वलेरिया के अफेयर के बारे में भी पता था। आगे राहुल और उसके फैमिली मेंबर्स वलेरिया को डॉक्टर से एंटी डिप्रेसेंट दिलवाते हैं ताकि वलेरिया अपनी प्रेगनेंसी के दौरान काम रह सके। अब आगे वलेरिया वापस ऑक्टेविया से मिलने एक अजीब क्लब में जाती है जहां इनके बीच झगड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्टेविया शहर छोड़ के माउंटेन्स में जाना चाहती थी, जो बात वलेरिया को पसंद नहीं आई। इनफैक्ट देखा जाए तो यहाँ वलेरिया ऑक्टेविया से कमिट भी नहीं हो रही थी, लेकिन उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप रख रही थी, मतलब एक डुअल जिंदगी जी रही है। तो ये बात ऑक्टेविया को अच्छी नहीं लगती क्योंकि ऑक्टेविया चाहती थी कि या तो वलेरिया इस पार रहे या उस पार, ये बीच वाली चीज नहीं चलेगी। तो हाँ, अब इस झगड़े के बाद वलेरिया क्लब से होते हुए बाहर जा रही थी जब क्लब के माहौल और लाउड म्यूजिक के कारण वलेरिया लेबर में चली जाती है। ऐसे में वलेरिया को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है और वो सेफली एक बेबी गर्ल डिलीवर करती है। बच्ची के जन्म होते राहुल एकदम बच्ची से अटैच हो गया था, वो बच्ची को बहुत प्यार दे रहा था। वहीं हम देख पाते हैं कि वलेरिया ऐसे
बिहेव कर रही थी मानो उसे इस बच्ची से कोई मतलब ही ना हो। हद तो तब हो जाती है जब एक रात वलेरिया बच्ची के रोने से कुछ ज्यादा ही इरिटेट होने लग गई थी, इतना कि वलेरिया एकदम अजीब एक्ट करती है। दिन अचानक से उसका शरीर अकड़ने लगता है मानो वो पजेस्ड हो गई हो और उसकी हड्डियां बॉडी में शिफ्ट हो रही थी। फिर हम बेबी मॉनिटर में देख पाते हैं कि वलेरिया बच्ची को उसके क्रिब से उठा लेती है। इनफैक्ट वहां हम मल्टीपल हैंड्स देखते हैं। अब अगले सीन में सीधा वलेरिया नींद से उठती है और उसे अपनी बच्ची कहीं मिल ही नहीं रही थी। खोजने पे वो पाती है कि उसकी बच्ची फ्रिज में थी। जी हाँ दोस्तों, वलेरिया खुद अपनी बच्ची को फ्रिज में रख दी थी, लेकिन फॉर्चुनेटली शायद ज्यादा समय नहीं बीता था जिससे बच्ची सेफ थी। इस पॉइंट तक वलेरिया को पता लग गया था कि बच्ची उसके साथ सेफ नहीं है, इसलिए वो फौरन ऑक्टेविया के साथ उस लेडी के पास जाती है जो कि झाड़ फूक करती थी। वो लेडी अपनी 3 और फ्रेंड्स को लाई थी जो कि इस डार्क रिचुअल में एक्सपर्ट थी एंड सपोजिटली इस रिचुअल के बाद वलेरिया और उसकी बच्ची पे से खतरा टल जाएगा। ये लेडीज वलेरिया की बच्ची को एक ब्लैंकेट से कवर करती हैं एंड देन वलेरिया से कहती हैं कि जिस जगह अभी वलेरिया जाएगी वहां उसे इसी ब्लैंकेट को खोज के पकड़े रहना है एज इफ दैट ब्लैंकेट इज हर चाइल्ड। तो फाइनली ये अजीब रिचुअल शुरू होता है और रिचुअल के बीच ये लेडीज वलेरिया को पानी में डुबोती है, जिससे वलेरिया उस जगह पे पहुंच गई थी जहां उसे वो ब्लैंकेट ढूंढना था। बेसिकली इसी जगह का एक कॉपी जैसा आप कह सकते हो, जहां बाहर जंगल था लेकिन आसपास कोई नहीं था। तो हाँ, वलेरिया कमरे से बाहर निकल के वुड्स में जाती है जहां उसे ब्लैंकेट मिल जाती है और यहाँ वलेरिया उजले लिबास में एक लेडी को भी देखती है। तभी वहीं वुड्स में वलेरिया कुछ अजीब नंगे इंसानों को एक दूसरे में फ्यूज्ड एंड मूव होता देखती है। ये लोग वलेरिया की तरफ बढ़ती हैं और वलेरिया पे हमला करके उसके ऊपर रेंगने लग जाती हैं। इससे वलेरिया बुरी तरह चोटिल होती है। इतना कि उसका हाथ पैर सब मुड़ के टूट चुका था। इस सब के बावजूद वलेरिया वो ब्लैंकेट नहीं छोड़ती एंड देन वो खुद को एक कमरे में पाती है। वलेरिया फाइनली वो ब्लैंकेट छोड़ती है एंड देन वो अपने सामने वही उजली लिबास में एक औरत को देखती है। ये औरत जब मुड़ती है तो वो वलेरिया खुद थी। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद वो उजले लिबास वाली वलेरिया जलने लग जाती है एंड ये वही सीन था जिसे हमने मूवी के एकदम स्टार्ट में देखा था। इसके बाद हम वलेरिया को रियल वर्ल्ड में देखते हैं जहां उसकी आंखें खुलती है और वलेरिया के आसपास वही बूढ़ी लेडी स्माइल कर रही थी एंड दिस डिपिक्टेड कि रिचुअल सक्सेसफुल हुआ, यानी कि अब वलेरिया और बच्ची सेफ थी। इसके बाद वलेरिया यहाँ अपनी बच्ची को खुशी से अपने हाथों में लेती है एंड देन अगले सीन में हम वलेरिया को राउल के पास देखते हैं जहां बच्ची राउल के हाथ में थी। दरअसल वलेरिया डिसाइड करी थी कि फाइनली वो अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जिएगी, यानी वो राउल को छोड़ रही थी। देन बच्ची राउल को ही सौंप दी थी। मोस्ट प्रोबेबली अब वलेरिया ओल्ड वाली अपनी लाइफ जिएगी जहां वो ऑक्टेविया के साथ रहेगी, शायद माउंटेन्स में या पता नहीं, बट जो भी है अपने फ्रेंड्स के साथ ही रहेगी, पार्टी वाला एकदम लाइफ जिएगी, नशा करेगी एंड ऑल दैट। वलेरिया अपना सामान वगैरह लेके निकल लेती है और यहीं पे द बोन वुमन फिल्म खत्म हो जाती है।